हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए विकास की सारी डिटेल्स हम लोग समझेंगे। तो विकास, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि एक ढांचा होते हैं जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक क्रिया क्या कितने कमा रहे हैं। तो लोगों की आर्थिक क्रियाओं का क्या अंतर्गत एक आपका ढांचा बनाया जाता है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का पठन किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। कि एक ऐसी प्रक्रिया है, विधि है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है दीर्घ अवधि में बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय अभी मानो कि क्या है, 1000 रुपया है, तो अगले साल अगर 1200 रुपये हो गए तो वही क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डेवलपमेंट। विकास होता क्या है? तो विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं, अलग लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, उनका एम अलग हो सकता है। विकास का हो सकता है कि कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण हुई, किसी नए आपके NHI का, ठीक है, GT रोड का आपका निर्माण हुआ, कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, कई लोगों के लिए फ़ायदा है, विकास है। लेकिन जिस किसान की ज़मीन उस हाईवे निर्माण के लिए छीन गई हो उसके लिए तो वह विकास कतई नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा? तो किसी के लिए जो रोड बन गया तो किसान का मानो कि ज़मीन चला गया, तो किसान के लिए फ़ायदा था क्या? नहीं फ़ायदा था, प्रॉफिट नहीं था। तो किसान के लिए नुकसान है, लेकिन जो व्यापारी लोग थे उनके लिए क्या? प्रॉफिट है, विकास है। अब बोलता है क्या कि आय और अन्य लक्ष्य, ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, समान और आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि। तो ये सब आपका लक्ष्य होता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2017 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में $12,056 प्रति वर्ष है या उससे अधिक है वह समृद्ध और विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। ठीक है, तो $1 के पास अभी 80 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर इतना प्रति वर्ष कमा रहे हैं डॉलर तो ये विकसित मतलब कि डेवलप्ड कंट्री है। और अगर आपका $995 है तो मतलब विकासशील देश मतलब कि डेवलपिंग कंट्री है वो। अब आते हैं विकास के लक्ष्य। क्या क्या उसके लक्ष्य हो सकते हैं? एम हो सकता है, एम ऑफ डेवलपमेंट। प्रति व्यक्ति आय, पहला प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कि टोटल जनसंख्या और टोटल कमाई, ठीक है, तो टोटल आय जो कुल आय बटा क्या करो, कुल देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दो, जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2017 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना आय कितना है? $1820 है। कितना? $1820 है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी देश में उत्पादित कुल आय कि जितना कुल उत्पादित आय का सकल क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। कि आर्थिक क्रिया में जिस प्रकार का आय आपका गणना, हर प्रकार की होने वाली आय की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश में उत्पादित कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
मानो कि किसी देश में उत्पादित कुल आय जितना हुआ उससे जो निर्यात कर दिया गया उसको हटा के जो मेरा बचा उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मानो कि टोटल 500 है, 500 में 200 मेरा क्या निर्यात हो गया, 500 में क्या 200 निर्यात हो गया, कितना बचा 300, तो 300 को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहलाए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर होता क्या है कि हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कि 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या 1000 बच्चों में, जन्म लेने वाले बच्चों में 1 साल से पहले का मरने वाले बच्चों में जो हो रहे रेशियो उसको हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। वो आंकड़ा मतलब मरने वाला कम और जन्म लेने वाला 1000 ज़्यादा है तो उसके हम उतना ही बेहतर मानेंगे। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। इससे क्या कि किस क्षेत्र में स्वास्थ्य, वहाँ पे हेल्थ जो फर्स्ट आपके जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कितना उपलब्धता और गुणवत्ता क्वालिटी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 15 है, मतलब 1000 में जो है 15 शिशु बच्चे मर रहे हैं। पुरुष और महिला का अनुपात प्रति वर्ष प्रति 1000 पुरुषों की 1000 पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। कि 1000 में कितना महिलाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल 940 महिलाएं हैं। मतलब 1000 पुरुष है तो कितने महिलाएं हैं यहाँ पे, 940 है, मतलब 60 पुरुष अधिक है। जन्म के समय संभावित आयु, एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। एक औसत वयस्क कि अधिकतम जितनी वर्ष तक क्या उम्र तक जीता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, संभावित आयु कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित जो आयु है 67 साल है और महिलाओं की संभावित आयु जो है 72 साल है। इससे देश में व्यापक जीवन स्तर का पता चलता है। साक्षरता दर क्या बोलते हैं, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर एजुकेशन जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। रेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि 7 वर्ष के ऊपर वाले आयु बच्चे कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े, उसका अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। अब बोलते हैं नेक्स्ट, निवल उपस्थिति अनुपात। 6 से 10 वर्षों की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस वायु के वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। कि निवल उपस्थिति अनुपात उसी को कहते हैं कि 6 से 10 वर्षों की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ जो आपका है वो क्या कहलाता है, निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। राष्ट्रीय आय, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय मतलब कि बाहर से आना, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बीएमआई शरीर का द्रव्यमान सूचांक पोषण वैज्ञानिक है। आपका बीएमआई किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि आप 5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित होए और अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है। आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। सड़कें, रेल, विमानपत्तन, विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है। अच्छी आधारभूत संरचना से आर्थिक गतिविधियां बेहतर हो जाती हैं जिससे हर तरफ समृद्धि आती है। मानव विकास सूचांक HDI, मानव विकास सूचांक एक सांख्यिकीय सूचांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचांक
में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचांक साल 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जीवन प्रत्याशा के मामले में मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में जन्मे भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल आंकी गई है, जबकि बांग्लादेश में यह 72.7 साल रही। जीवन प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान पीछे रहा। वहां जीवन प्रत्याशा 66.3 साल आंकी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी मानव विकास सूचांक में भारत से अच्छा है। मालूम हो कि श्रीलंका 72वें और भूटान 129वें और चीन 85वें स्थान पर है। मानव विकास सूचांक में भूटान 129, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, म्यांमार 147, पाकिस्तान 154, अफगानिस्तान 169 आदि मध्यम मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में शामिल रहे। भारत साल 2018 में इस सूची में 130वीं रैंक पर रहा था। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखना। विकास की धारणीयता की विशेषताएं: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, मतलब कि डेवलपमेंट जो कर रहे हो आप स्किल्ड करके कर रहे हो। नवीनीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, संसाधनों के पुनः उपयोग और चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा। नवीकरणीय संसाधन, भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का अधिक बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। तो ये आपका चार्ट है विकास देशों की तुलना में कि विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट, फिर प्रति व्यक्ति है, फिर यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में एचडीआई क्या स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा में बांटा गया है। तो ये आपके क्या थे टेबल चार्ट, ठीक है। तो ये आपका जो था वो चैप्टर इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर विकास हम पूरी डिटेल से समझ चुके हैं और ये आप पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।